हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो जून 2025 में होने जा रहा है। उसमें जो कॉमर्स का पेपर 2 है, कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर 2 है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 14th लेक्चर वीडियो है। 13 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आए हुए प्रीवियस ईयर में। एंड स्पेशली मैं 2017-18 से लेके 2024 तक जितने क्वेश्चन आए हैं ना, वो मैं इस सीरीज में डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुकी हूँ एंड आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक बात और है कि पिछले 13 लेक्चर वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं देखे हैं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जरूर उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा ये क्वेश्चन में मैं ईयर लिखना भूल गई, ये अक्टूबर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक सेकंड में पेन ले लेती हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉज बिहेवियर। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है ऑफ डिटरमाइनिंग कॉज बिहेवियर। कॉज का बिहेवियर अगर एनालाइज करना है तो उसके लिए कुछ मेथड्स है। ठीक है, कैसे कॉस्ट वेरी करता है विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी या आउटपुट चेंज होता है तो कॉस्ट में क्या चेंज आता है, किस तरीके से चेंज आता है, इसकी स्टडी करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स, इनमें से कौन मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड्स के नाम यहाँ पे लिखे हैं। हाई एंड लो पॉइंट मेथड, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, अकाउंटिंग और एनालिटिकल अप्रोच, नॉन पैरामीट्रिक मेथड। ठीक है, चार मेथड्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कॉज बिहेवियर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चार ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। राइट, तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं पहले कॉज बिहेवियर को डिटरमाइन करने के लिए, यहाँ पे तो केवल देखिए चार मेथड है, या तो चारों मेथड होंगे या इनमें से तीन या दो या एक कोई मेथड होगा। बट मैं आपको बता दूं देयर आर 5 मेथड्स, 5 मेथड है कॉज बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, एंड ये जो क्वेश्चन है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारे मेथड अवेलेबल हैं। एनालाइज करना है, अगर आपको प्रिडिक्ट करना है कॉस्ट को कि हाउ द कॉस्ट चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। जैसे जैसे एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है, कॉस्ट कैसे वेरी करती है, इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास 5 मेन मेथड्स अवेलेबल हैं। इन पांचों मेथड्स के नाम बता देती हूँ, फिर आप खुद ही बता देंगे कि इसमें से कौन सा आंसर नहीं है। तो पहला जो मेथड है इसका नाम है अकाउंट एनालिसिस मेथड। ये जो पहला मेथड है इसका नाम है अकाउंट एनालिसिस मेथड। फिर अगला जो मेथड है हाई एंड लो मेथड, स्कैटर चार्ट मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस एंड इंजीनियरिंग मेथड। ठीक है, तो ये 5 मेथड अवेलेबल हैं जिनसे हम कॉस्ट बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से मेथड हैं। तो हाई एंड लो पॉइंट मेथड, तो हाँ ये तो है, देखिए यहाँ पे। अगला क्या है, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड, तो बेसिकली रिग्रेशन मेथड, तो ये भी है, मेथड है। अगला क्या है, अकाउंटिंग अप्रोच या एनालिटिकल मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये भी है। बट कोई नॉन पैरामेट्रिक मेथड नाम से कोई मेथड नहीं है फॉर एनालाइजिंग द कॉस्ट बिहेवियर। कॉस्ट बिहेवियर को डिटरमाइन करने, एनालाइज करने के लिए नॉन पैरामेट्रिक मेथड नाम का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से मेथड है, ए बी सी, तो यानी आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है, ए बी सी आर द मेथड फॉर एनालाइजिंग द कॉस्ट बिहेवियर। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, नहीं फॉर्मूला पता है तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चन क्या है कि इफ द एक्टिविटी रेशियो ऑफ अ फर्म इज 80%, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ब्लर्ड ये दिख रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द फर्म इज 80%, अगर एक्टिविटी रेशियो 80% है एंड द कैपेसिटी रेशियो इज 120%, और अगर कैपेसिटी रेशियो 120% है तो आपको पता करना है इफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, ये अक्टूबर 2020 का आया वो क्वेश्चन है और पिछला भी अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन था। ठीक, आपको एक्टिविटी रेशियो दिया गया है, कैपेसिटी रेशियो दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है इफिशिएंसी रेशियो। तो अगर आपको इन तीन रेशियोज के बीच में रिलेशनशिप पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। एंड ये जो क्वेश्चन है ना डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप फॉर्मूले में ये फिगर्स हैं दोनों पुट करिए, आंसर आ जाएगा।
बशर्ते आपको फॉर्मूला पता हो। आपको इन तीनों टर्म्स के बीच में कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो एंड आपका एक्टिविटी रेशियो, इन तीनों के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रिलेशनशिप बता देती हूँ कि एक्टिविटी रेशियो इज इक्वल टू कैपेसिटी रेशियो इनटू एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है? कैपेसिटी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो दिया है क्या? हाँ दिया है 80%। कैपेसिटी रेशियो दिया है? हाँ दिया है 120%। एंड एफिशिएंसी रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी रेशियो को इधर ले जाएं, तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हुआ? एक्टिविटी रेशियो यानी 80% डिवाइडेड बाय 120%। तो 80%, तो इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ 80% डिवाइडेड बाय 120%। ठीक है, परसेंट से परसेंट 100 बाई 100 कट जाएगा, तो ये बेसिकली आ जाएगा 80 बाई 120। तो इसको हम 0 से 0 काट सकते हैं, ये क्या आ जाएगा 2/3। तो 2/3 कितना होता है? 66.67%। यहाँ पे दिया है क्या? हाँ दिया है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा एक बात और है, मेरे चैनल पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये जो टर्म्स है मैं बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा रही, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया है, बट अगर डिटेल में इसको समझना है ना तो मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग से है। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बहुत सारे डिफरेंट मेथड हैं, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, बहुत सारे मेथड है, तो उसी में एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स, यानी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की फर्म के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड सूटेबल होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है किस टाइप की फर्म के लिए सूटेबल होता है। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्म के लिए, फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर फर्म के लिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फर्म के लिए, या ऑयल रिफाइनिंग फर्म के लिए। इन चारों में से किस टाइप की फर्म के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड सूटेबल होता है, ये आपको बताना है। एंड चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अक्टूबर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो टर्म है ना प्रोसेस कॉस्टिंग, ये थोड़ा सा बताती हूँ। एंड प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली किस टाइप की फर्म में ये कॉस्टिंग का मेथड यूज किया जाता है, वो थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। तो देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग एक यूनिट कॉस्टिंग भी होता है। यूनिट कॉस्टिंग मतलब 1 यूनिट प्रोडक्ट की जब हम कॉस्ट निकालें तो दैट इज यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, ऐसे एक जॉब कॉस्टिंग होता है, बैच कॉस्टिंग होता है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या मतलब है कि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो और होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हो बाई पासिंग थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस P1 है, प्रोडक्ट यहां से पास होके प्रोसेस P2 में गया, फिर प्रोडक्ट पास होके P3 में गया, तो ये क्या है? डिफरेंट प्रोसेस है। ठीक है, एंड जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस फॉलो हो रहा है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज की जाती है। ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, एक जैसा हो, एंड जहां पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हो, एंड उसके बाद प्रोडक्ट बन रहा हो। तो देखिए मैंने लिखा है प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज्यादा सूटेबल है उन इंडस्ट्री पे जहां पे मास प्रोडक्शन हो रहा हो, यानी एक एक यूनिट नहीं बन रही है, मास प्रोडक्शन हो रहा है, एंड जहां पे प्रोडक्ट सिमिलर है, होमोजीनियस है, लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है, एंड जहां पे कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन प्रोसेस आपका चल रहा है, एंड जिस जहां पे एक यूनिट कॉस्ट की प्रोडक्ट आप एक यूनिट प्रोडक्ट की कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते हैं, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग कहां पे यूज होता है? फूड या जो बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग है वहां पे यूज होता है, केमिकल प्रोडक्शन में यूज होता है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज होता है, पेंट या सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसमें यूज होता है। तो ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है बेसिकली इन सारी जगहों पे क्या हो रहा है? होमोजीनियस एक जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, एंड देयर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप, प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है। जबकि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, जबकि अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फर्म अगर है, तो वहां पे तो कस्टमाइज होमोजीनियस प्रोडक्ट बनता है क्या? एक जैसी सर्विस होती है? नहीं, यहाँ पे कस्टमाइज होती है, तो यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है। फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट में क्या होती है? बैच कॉस्टिंग यूज होती है, प्रोडक्ट बैचेस में बन रहे होते हैं, लॉट में बन रहे होते हैं, बैच कॉस्टिंग यूज होती है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में भी क्या होती है? कस्टमाइज सर्विस होती है। क्या होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा होता है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं यूज होती है। जबकि ऑयल रिफाइनिंग फर्म जो है यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, यहाँ पे लार्ज स्केल में होमोजीनियस प्रोडक्ट बन रहा होता है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन चारों में से केवल ऑयल रिफाइनिंग फर्म है जहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होती है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे जो नए स्टूडेंट है ना, उन्हें मैं बताना चाहती हूँ, ये देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब जून 2025 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे हर दिन काफी न्यू स्टूडेंट आते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि मेरे सब्जेक्ट पे कौन कौन, मेरे चैनल पे कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोडेड हैं। तो एक बार देख लीजिए, ये मेरा फर्स्ट चैनल है, दिस इज माय सेकंड चैनल। ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। एंड कॉमर्स के सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, ये आप रेफर कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक भी जरूर किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके हमें फीडबैक भी दिया करिए कि ये लेक्चर वीडियो कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड अगर नोट्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच कराना है। यहाँ पे चार टाइप की कॉस्ट दी गई है, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो अगर इन चारों कॉस्ट के बारे में आपको आइडिया है तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए मैं कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहला क्या है, संक कॉस्ट। संक मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है सिंक, सिंक मतलब डूबा, ठीक है। संक मतलब जो डूब गया है, यानी वो पैसा जो ऑलरेडी हम इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अब हमारे किसी भी डिसीजन से उस जो हम लगा चुके हैं पैसा, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। देखिए लिखा है मैंने, संक कॉस्ट वो खर्चे हैं विच इज ऑलरेडी बीन मेड, जो खर्चे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब फैक्ट्री शुरू की थी तो मैंने शायद बिल्डिंग इस तरीके से बनवाई थी, तो जो खर्चे हो गए हैं अब उसका कुछ नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो रिकवर नहीं किए जा सकते, इरिकवरेबल खर्चे हैं। ठीक है, कॉस्ट है, तो दैट इज संक कॉस्ट। अगला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल, देखिए मार्जिन मतलब होता है वन, ठीक है, तो वन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। नाम क्या है, मार्जिनल, मार्जिन मतलब वन, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे तो जो खर्चा आएगा दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। देखिए लिखा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने में जो खर्चा आता है मार्जिनल कॉस्ट। अगला क्या है, ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, इन्वेस्टमेंट का जो खर्चा है दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी पेड टू एक्वायर एन इन्वेस्टमेंट, किसी इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट इनकर होती है, जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगला क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अच्छा ये क्वेश्चन ओके मैं इसमें लिखना भूल गई कि किस ईयर में आया हुआ है, ठीक है वो कट गया नीचे। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है ना दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट या कह लीजिए वो बेनिफिट जो हम फॉरगॉन करते हैं अगर हम एक ऑल्टरनेटिव की जगह दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, तो इसी को कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने पढ़ा होगा ना, तो वही होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक, तो मैंने चारों कॉस्ट के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, तो अब आप मैचिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसे पहला से शुरू करते हैं। अब एक एक मैंने चारों कॉस्ट के बारे में आपको बता दिया। पहला देखते हैं, चेंज इन टोटल कॉस्ट फॉर अ यूनिट चेंज इन आउटपुट, यानी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है अगर वन यूनिट चेंज आए आउटपुट में। तो ये बताइए किस टाइप की कॉस्ट है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट है ना, तो बी किससे मैच हो रहा है, वन से। तो देखिए बी कहाँ मैच हो रहा है, वन से कहीं पे मैच हो रहा है, हाँ केवल इसी में मैच हो रहा है, यानी मुझे तो यहीं से समझ में आ गया कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी भी आप मैच करा के देख लीजिएगा, बट अगर आप एक के लिए श्योर है और वो कहीं और नहीं मैच हो रहा, देखिए बी वन से तो कंफर्म है ना। देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट एक एडिशनल, एक मार्जिन में जो खर्चा आता है, यानी वन एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आता है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। इसमें यही तो कह रहा है, यूनिट चेंज इन आउटपुट में जो चेंज इन टोटल कॉस्ट है वही तो है मार्जिनल कॉस्ट। तो यानी बी किससे मैच हो रहा है, वन से, बी कहीं और वन से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, यानी मुझे समझ में आ गया कि ए इज आंसर। बट अगर बी वन से कहीं और पे मैच हो रहा होता, सपोज करिए यहाँ पे मैच हो रहा होता, तब मैं और भी चेक कर लेती, बट यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ कि ये है, तो बस मेरा हो गया आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मैं चारों कॉज के बारे में आपको बता चुकी हूँ, आप एक बार मैच करके देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन ये देखिए लिखी हुई है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आप भी तो ये क्वेश्चन, जब मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रही हूँ, तो आप भी शायद काफी स्टूडेंट होंगे जिन्हें इसके आंसर आ रहे होंगे, कि जिन्होंने टॉपिक पढ़े होंगे इसके आंसर आ रहे होंगे। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि जैसे आज के लेक्चर में शायद मैं 7-8 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, तो इन 7-8 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप पहले से जानते थे, ठीक है? तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, या आपके लिए सारे क्वेश्चन नए थे, या आप पहले से सारे क्वेश्चन कर रखे थे। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए, जिससे मुझे भी आइडिया लगे कि मुझे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, थोड़ा जो पेपर है उसमें और क्वेश्चन इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है? तो प्लीज मुझे फीडबैक आप देते रहा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आया है नवंबर 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो एक्टिविटीज हैं उसको प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये 5 स्टेप दिए गए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जब आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पता होगा तब आप कर पाएंगे, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक मेथड है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसमें हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है। एक स्टैंडर्ड कह लीजिए, एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क हम इंजीनियरिंग मेथड से प्रॉपर एनालिसिस करके एक स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसमें स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले निकालते हैं। उसके बाद वो प्रोडक्ट एक्चुअली में बनाया जाता है, तब निकलती है एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है? पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला, एनालाइज करके मेथड्स यूज करके स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला। उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट निकाला। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब वो प्रोडक्ट एक्चुअली में आपने बनाया तो एक्चुअल कॉस्ट निकली। फिर क्या करते हैं? दोनों का कंपैरिजन। जैसे आपने सोचा था कि वो प्रोडक्ट, एग्जाम्पल है केवल, आपने सोचा था कि वो प्रोडक्ट 100 रुपए में बन जाएगा, बट एक्चुअली में आपने जब वो प्रोडक्ट बनाया तो शायद वो 120 रुपए में वो प्रोडक्ट बना, ठीक है? तो वही है, सबसे पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाला जाता है बाय प्रॉपर एनालिसिस, बाय प्रॉपर मेथड से। उसके बाद एक्चुअल में जब बनाया तब कितने में आया, उसके बाद क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। या तीसरा मेथड क्या होता है? दोनों को कंपेयर किया जाता है। चौथा मेथड क्या होता है? वेरिएंस निकाला जाता है। देखिए इसमें वेरिएशन है ना, स्टैंडर्ड हमने सोचा था 100 रुपए में बन जाएगा, एक्चुअली में बनाया तो 120 रुपए में बना, तो देयर इज अ वेरिएशन, ठीक है? वेरिएशन आया, 20 रुपए का वेरिएशन आया, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। फिर ये वेरिएंस अब फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? तो यहाँ पे देखिए अनफेवरेबल है ना, अनफेवरेबल है। हमने सोचा था 100 रुपए में बनेगा, बना 120 रुपए में, तो 20 रुपए एक्स्ट्रा लग गए ना, तो ये अनफेवरेबल है। फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि ये जो अनफेवरेबल वेरिएंस आया है इसका कारण क्या है, ठीक है? तो ये प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली जाती है, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकाली जाती है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है, उसके बाद वेरिएंस निकाला जाता है, एंड उसके बाद वेरिएंस को कह लीजिए डिस्पोज किया जाता है टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक है? यहाँ पे अब हम देख लेते हैं स्टेप स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, यही सबसे पहला स्टेप है ना, इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट। दूसरा स्टेप क्या है? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यही करते हैं ना दूसरा स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद मैंने बताया ना, कंपेयर करते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, तो ये तीसरा स्टेप हुआ। उसके बाद कंपेयर किया तो कुछ वेरिएशन आएगा, तो वही आइडेंटिफाई करते हैं वेरिएंस, एंड एनालाइज करते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट वेरिएंस, ठीक है? फिर उसके बाद डिस्पोजिंग द वेरिएंस टू कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट प्रॉफिट, ठीक? ये 5 स्टेप। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, एंड ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप कहाँ पे आ रहे हैं? ऑप्शन ए में आ रहे हैं, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किया, फिर एक्चुअल निकाला, दोनों को कंपेयर किया, वेरिएंस निकाला, वेरिएंस को डिस्पोज किया कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, ठीक है? तो ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग, वहां से क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया, इसमें क्वेश्चन है कि द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है, ठीक है, ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। तो ये जो एजम्पशन है ये कुछ आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से एजम्पशंस हैं, ठीक है? ये आपको बताना है।
तो आप ये क्वेश्चन तब कर पाएंगे व्हेन यू हैव आइडिया अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स assumption। आपको अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के assumption पता होंगे तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से। तो चलिए थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कॉस्ट अकाउंटिंग की। एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मेथड है ना मैं बोलूंगी बहुत यूजफुल मेथड है। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, सीवीपी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये सब मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी के अंडर में आता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। कुछ एजम्पशन जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि कॉस्ट कैन बी सिग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट। आप कॉस्ट को फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट में सिग्रीगेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है। अगला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंसी, यानी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो भी कांस्टेंट रहती है। अगला क्या है, अनचेंजिंग नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट विद इन अ रिलेवेंट रेंज, यानी फिक्स कॉस्ट भी फिक्स रहती है एक सर्टेन रेंज तक। ये तीसरा एजम्पशन है। तो यानी सेलिंग प्राइस फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहती है एंड फिक्स कॉस्ट भी एक सर्टेन रेंज तक फिक्स रहती है। ठीक है, ये तीन हो गया। अगला क्या है, नो चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा, यानी प्राइसिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता। तो ये 5 अजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग के। ठीक है, तो आप देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या क्या assumption। तो मैंने आपको बेसिक assumption बता दिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो assumption दिए उनमें क्या सही है क्या गलत है। पहला है फिक्स कॉस्ट विल टेंड टू रिमेन कांस्टेंट और अनचेंज फॉर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो हाँ, ये तो assumption है, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है सर्टेन रेंज तक। ठीक, तो ये तो है। अगला क्या है, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। तो हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कांस्टेंट रहती है चाहे आउटपुट का लेवल जितना भी हो। अगला क्या है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम या कंपटीशन। तो अभी मैंने इसमें आखिरी पॉइंट बताया था ना कि ऑर्गेनाइजेशन की प्राइसिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम या कंपटीशन चेंज से। अगला क्या है, तो ये तीनों तो हैं assumption। ठीक है, अगला क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द फर्म में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है फर्म की वो बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो ऐसा तो कोई assumption नहीं है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो दिस इज नॉट द assumption। तो ए बी सी assumption है, तो ए बी सी कहाँ पे है, सी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये सितंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे आते हैं। राइट, ये आगे बढ़ते हैं। ये भी सितंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन चॉइसेस आर वैलिड इन रिलेशन टू मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग से ही क्वेश्चन है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है इसको यूज करके हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन या कौन से डिसीजन चॉइसेस हैं जो वैलिड हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में जो लिए जाते हैं। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में आप पढ़ेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट, जिसके जो न्यूमेरिकल भी आएंगे ना उसको कंडीशन मतलब केस स्टडी टाइप इसके न्यूमेरिकल होते हैं। उसमें आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको आंसर निकाल के चूज करना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ये ऑल्टरनेटिव फॉलो करे कि दूसरा करे। ठीक है, तो वही है कि कौन कौन से जो डिसीजन चॉइसेस हैं वो वैलिड है मार्जिनल कॉस्टिंग में, तो ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। कॉस्टिंग स्पेशल और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी, deciding whether to make or buy a product, most appropriate technique because of the application of more automation in the industry, choosing between competing alternative action, employing a penetration or destroyer destroyer pricing strategy। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। पहला जो है ना, कॉस्टिंग स्पेशल और वन ऑफ अपॉर्चुनिटी। वन ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब होता है कि वो अपॉर्चुनिटी जो केवल एक बार मिल रही है वो अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी। तो इस टाइप का जो डिसीजन होता है ना उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। इस टाइप के डिसीजन को एनालाइज करने में कि ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज किया जाता है। तो ये तो है,
ये है डिसीजन चॉइस वैलिड, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का वैलिड मतलब एक एप्लीकेशन है। अगला क्या है, डिसाइडिंग वेदर टू मेक अ बाय अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट को अपने यहाँ पे बनाएं या बाहर से हम मंगाएं। ठीक है, मेक करें या बाहर से बाय करें, तो इसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके ये डिसीजन लिया जाता है। अगला क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ मोर ऑटोमेशन इंडस्ट्री। ऐसा कुछ नहीं है कि ज्यादा ऑटोमेशन हुआ है इंडस्ट्री में, इसकी वजह से ये बहुत ही मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बहुत अप्रोप्रिएट हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं है। अगला क्या है, चूजिंग बिटवीन कंपीटिंग ऑल्टरनेटिव एक्शन, तो हाँ ये सही बात है। अगर आपके पास कई ऑप्शन अवेलेबल है, कई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा सूटेबल है, इसके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग यूज की जाती है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्या है, एम्प्लॉइंग अ पेनिट्रेशन और डिस्ट्रॉयर प्राइसिंग स्ट्रेटजी, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे किस टाइप की स्ट्रेटजी यूज करे, प्राइसिंग के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करे, इसके लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज किया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के पास ये एक ऑप्शन है कि प्रोडक्ट जब लॉन्च करे बहुत हाई प्राइस सेट कर दे, ऑर्गेनाइजेशन ये भी कर सकती है, या प्रोडक्ट लॉन्च करे एकदम लो प्राइस पे लॉन्च करे, फिर धीमे धीमे प्राइस बढ़ाए। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें, इसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक को यूज करते हैं, तो ये भी है। ठीक है, तो वैलिड डिसीजन चॉइस जो वैलिड है वो है ए बी डी ई, तो ए बी डी ई कहाँ पे है, ए बी डी ई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा, सितंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, आपने लेक्चर यहाँ तक देखा है, तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बता दीजिए अभी के अभी कि ये लेक्चर कैसा था। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।